अप्रैल 2025 को जब कुछ टेररिस्ट ने इंडिया के कोने कोने से गए हुए कुछ निहत्थे टूरिस्ट को मौत के घाट उतार दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी, जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने इसको एक्ट ऑफ वॉर करार दिया और बिलावल भुट्टो जैसे कुछ नेताओं ने ये कहा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो चलिए देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो 19 सितंबर 1960 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच कराची में साइन होती है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें इंडिया के ईस्टर्न रिवर्स ब्यास, रावी और सतलेज, जिनका एनुअल वाटर फ्लो था 41 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, वो इंडिया अपने पास रखता है। वहीं 99 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअल वाटर फ्लो वाली वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब और झेलम के पानी को पाकिस्तान को देने का डिसीजन लिया जाता है। इस ट्रीटी का मीडिएटर होता है वर्ल्ड बैंक। इस ट्रीटी को आप दुनिया की किसी एक मुल्क की दूसरे मुल्क के लिए की गई सबसे जेनरस ट्रीटी भी बोल सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो 1960 में वाटर ट्रीटी साइन होती है। उसके कुछ वक्त के बाद ही 1965 में पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के अगेंस्ट लॉन्च करती है ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसमें पाक आर्मी के सोल्जर सिविलियन ड्रेसेज में कश्मीर में एंटर करते हैं और इंडिया पर अटैक करते हैं, और यहाँ होता है इंडिया पाकिस्तान 1965 वॉर। अच्छा, इस वीडियो में मैं इस वॉर को पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। अब इस वॉर का इंडस वाटर ट्रीटी से क्या लेना देना, तो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के सेक्शन 5.1 के अनुसार देखिए, वेस्टर्न रिवर्स का पानी इंडिया पाकिस्तान को देने पर एग्री तो हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के पास उस वक्त उस पानी को इस्तेमाल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जैसे कैनाल्स वगैरह नहीं थे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी पैसा कौन देता है, तो वो पैसा देता है हिंदुस्तान। और इस आर्टिकल 5.1 के अकॉर्डिंग तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख पाउंड इंडिया पाकिस्तान को देने को एग्री करता है, जिससे कि पाकिस्तान उस पानी को अपने पंजाब प्रोविंस में इस्तेमाल कर सके। और ये पैसा हिंदुस्तान हर साल एक किस्त के हिसाब से 10 साल की 10 किस्तों में देने को एग्री करता है। और इसी के बीच 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, लेकिन इस वॉर के बावजूद इंडिया पाकिस्तान को वो किस्त का पैसा देता है। ऐसा जेनरस एग्जाम्पल पाकिस्तान को तो क्या पूरी दुनिया को कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, पूरी दुनिया में कोई भी दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जहां नदियों का ओरिजिन उस कंट्री में हो और दूसरी कंट्री को 80% तक पानी उस ओरिजिन कंट्री ने दूसरी कंट्री को दे दिया हो। इवन पाकिस्तान के सबसे अजीज दोस्त एक इस्लामिक कंट्री टर्की ने भी अपने टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के पानी को दूसरे इस्लामिक कंट्रीज सीरिया और इराक से शेयर करने के लिए मना कर दिया। वहीं पाकिस्तान के दूसरे सबसे अजीज दोस्त चाइना का भी किसी भी और साउथ एशियन कंट्री से वाटर शेयरिंग का कोई भी ऑफिशियल अग्रीमेंट नहीं है, और ना ही चाइना ये करने में कभी इंटरेस्टेड ही हुआ है। इतना ही नहीं, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे ये दरिया दिली दिखाई, तब तक दूसरी और कंट्रीज के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी इंटरनेशनल लॉ था ही नहीं। उल्टा इंडिया का ही एग्जाम्पल दिखा दिखा के कि दो सबसे ज्यादा लड़ने वाले मुल्कों में ह्यूमैनिटी के लिए अगर वाटर शेयरिंग का अग्रीमेंट बन सकता है, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में वाटर शेयरिंग पे सबसे पहला रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पेश किया जाता है 1970 में, जिसमें नदियों को शेयर्ड नेचुरल रिसोर्सेज के ब्रैकेट में रखा जाता है। और इस रिजोल्यूशन का पूरी दुनिया के ज्यादातर देश विरोध करते हैं, और बहुत धीरे धीरे मूव करते करते 1997 में यूनाइटेड नेशंस वाटर कोर्सेज कन्वेंशन पर वोटिंग करवा पाता है, जिसके विरोध में पाकिस्तान के सबसे अजीज दोस्त चाइना और टर्की इस कन्वेंशन के अगेंस्ट वोट करते हैं। और यहाँ से फिर आखिर 2014 में आके ये ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ में फोर्स में लाई जाती है 1960 के इंडिया पाकिस्तान की ट्रीटी से तकरीबन 54 साल के बाद, जिसको मान्यता भी अभी तक 43 देशों ने ही दी है। तो हिंदुस्तान की ह्यूमैनिटी के लिए चाह को छोड़ के दूसरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी जिस वजह से इंडिया ने इस वाटर शेयरिंग ट्रीटी को साइन किया, और ना ही बदले में पाकिस्तान से हिंदुस्तान को इससे कुछ मिलने ही वाला था। उल्टा इस ट्रीटी के बाद इंडियन गवर्नमेंट के जम्मू कश्मीर में हर एक सरकारी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। असल में इस ट्रीटी में कुछ गजब के प्रोविजंस भी थे, जिसमें दोनों देशों में कोई डिस्प्यूट रेज होने पर एक इम्पार्शियल पार्टी को अपॉइंट करने का प्रोविजन था, और वो आर्बिट्रेटर नॉमिनेट करने वाले लोगों में MIT कॉलेज के प्रेसिडेंट और लंदन इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रिस्ट भी शामिल था। इंडिया पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से इन लोगों का क्या लेना देना, या तो वर्ल्ड बैंक ही जाने या फिर उस समय की सरकारें जाने। अच्छा, इंडिया जब भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कश्मीर में लाता था तो पाकिस्तान इस पर डिस्प्यूट रेज करता रहा है, और इस चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट कभी भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट कोई भी कश्मीर में वेस्टर्न रिवर्स पर सही से स्टार्ट कर ही नहीं पाई। पाकिस्तान ने 1970 में सल्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 1984 में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट और 2018 में किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सब पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन डाल के इनको सालों तक
फंसाया है। अच्छा, इस ट्रीटी में एक और मजे का क्लोज है कि इसमें कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। दुनिया भर में ये इकलौती ऐसी वाटर ट्रीटी है जिसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क को इंसानियत के बेस पे पानी देता है और उसी पानी को पी पी कर बड़े हुए दूसरे मुल्क से कुछ नेता ये कहने लगते हो कि या तो हमको पानी दो नहीं तो आपका ही खून बहा देंगे। लेकिन तब भी उस स्थिति में भी इस ट्रीटी को एंड करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। जबकि यूएसए और कनाडा में 1961 में साइन हुई थी कोलंबिया रिवर ट्रीटी, जिसमें प्रोविजन रखा गया था कि इन दोनों देशों में कोई भी देश 10 साल का नोटिस दे के कोलंबिया ट्रीटी से पीछे हट सकता है। लेकिन यहाँ तो वो हो रहा था जो कहीं और पॉसिबल ही नहीं है। एक वो देश इंडिया जो बिना अपने प्रॉफिट के अपने नदियों के पानी से पाकिस्तान की नस्लें सींचता रहा और बदले में मांगा क्या कि भाई वो पानी और उस पानी से उगे अनाज को खा खा के वापस इंडिया के खिलाफ तो हरकतें नहीं करो ना। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने और पाकिस्तानी आर्मी के बड़े ऑफिसर्स ने जहर उगलना जारी रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा मुल्क पाकिस्तानी कुछ चंद पॉलिटिशियंस, बड़े आर्मी जनरल्स और टेररिस्ट को मिला के बने हुए एक कॉकटेल की मर्जी से चलता हो और पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तानी आर्मी के बड़े जनरल्स पाकिस्तानी आवाम को अपने फायदे के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करते हो और उनका मकसद इंडिया को खतरा दिखा के ही सोल होता हो। क्योंकि चाहे मुंबई ब्लास्ट हुआ हो या पहलगाम, पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट की तरफ से एक ही जवाब आता है कि हम खुद टेररिज्म के शिकार हैं और टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने हर एक ऑपरेशन, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, ये सारे ऑपरेशंस इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं ना कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो पाकिस्तान की सरकार को तो चाहिए था कि उन टेररिस्ट को वो खुद सजा दे देते और ना सही तो कम से कम इंडिया के पानी का ही हक अदा कर देते। देखिए, अब यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट अक्सर ये बोलती है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट है ही नहीं, तो एक एक करके सभी टेररिस्ट को देखते हैं। पहला है हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का फाउंडर। और चलो, इंडिया की बात पर पाकिस्तान यकीन नहीं करता, कोई बात नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कन्वेंशंस की दुहाई तो पाकिस्तान की सरकार हर एक इंडियन पाकिस्तानी कन्फ्लिक्ट में देती है ना। उसी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, जिसमें 189 लोगों की जान गई थी, जिसमें सभी धर्म के लोग थे, और 2001 का इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक, दोनों में लश्कर तैयबा का हाथ था। दूसरा टेररिस्ट है मसूद अजहर, जिसका ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मोहम्मद। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इसके लिंक्स ओसामा बिन लादेन से थे। और ये मसूद अजहर 1994 में इंडिया में कश्मीर में फेक आइडेंटिटी बना के घुसता है और इंडियन फोर्सेज इसको पकड़ के तिहाड़ जेल में बंद कर देती हैं, जिसको छुड़वाने के लिए एक और पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हरकत उल मुजाहिदीन के 5 टेररिस्ट और 5 पाकिस्तानी नेशनल्स, इब्राहिम अतर भावलपुर से, शाहिद अख्तर सईद, सन्नी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री, तीनों कराची से, और शाकिर पाकिस्तान के शुक्र से, ये सब मिल के इंडिया की फ्लाइट जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रही थी IC-814, उसको हाईजैक कर लेते हैं। और इनकी शर्त होती है कि मसूद अजहर को छोड़ा जाए। मसूद अजहर को छोड़ा जाता है और रिलीज के कुछ वक्त बाद ये मसूद अजहर पाकिस्तान के कराची में 10,000 लोगों को स्पीच देता है, जिसमें ये उनसे ये कहता है। अच्छा, ये खाली 2-3 टेररिस्ट की बात नहीं है, बल्कि ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और जितने भी दुनिया भर के टेररिस्ट हैं, उनको पाकिस्तान अच्छा खासा पालता रहा है। अब किसी देश को इतनी क्या पड़ी है कि वो दुनिया भर के टेररिस्ट को अपने यहाँ जगह देता रहे। ये लोग कोई एंटरप्रेन्योर तो है नहीं कि कोई मुल्क हर शर्त पे इन क्रिमिनल्स को बिना फायदे के सपोर्ट करे। और ऐसे क्रिमिनल से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को क्या ही फायदा। ये कौन सा पाकिस्तान में कोई इनोवेटिव फैक्ट्री लगा के पाकिस्तान के नागरिकों के लिए जॉब जनरेट कर रहे हैं। जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उनकी इन्वेस्टमेंट पर अमेरिका हो या यूएई, सब बड़े कंट्रीज अपनी कंट्री की कोई नागरिकता देता है, कोई गोल्डन वीजा देता है, तो कोई ग्रीन कार्ड। लेकिन पाकिस्तान तो क्रिमिनल्स जो किसी और दूसरे देश का कूड़ा कचरा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है। इस सब से किसी को तो पाकिस्तान में फायदा हो रहा होगा ना। बिना फायदे के कोई देश ये सब क्यों ही करेगा। तो डिटेल से समझने पर यह समझ आता है कि दुनिया भर के क्रिमिनल्स को अपने यहाँ जगह देने का जिन लोगों को फायदा है वो है पाकिस्तान आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स। एक डाटा के अनुसार एक गरीब आदमी की एवरेज इनकम पाकिस्तान में एक एवरेज अमीर आदमी से 16 गुना तक कम है और इसका रेशियो पाकिस्तान में निकलता है 6.5%, जो कि बांग्लादेश के 7.5% से भी बुरा है। और पाकिस्तान का कर्ज उसकी टोटल जीडीपी का 70% तक है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 0 से 2% तक है, वहीं दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान में एक एंटिटी ऐसी भी है जो कभी नुकसान में नहीं जाती, जिसका एनुअल रेवेन्यू तकरीबन $26 बिलियन तक जाता है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक साल के रेवेन्यू से भी ज्यादा है। अब ये एंटिटी है कौन सी? तो यह है पाकिस्तान आर्मी के कमर्शियल वेंचर्स। चलिए देखते हैं, जो देश IMF के लोन्स पर चलता हो वहां की आर्मी इतना प्रॉफिट कहां से जनरेट कर रही है। तो इसकी शुरुआत होती है 1953
1994 में उस समय के आर्मी चीफ जनरल अयूब खान और डिफेंस सेक्रेटरी मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स को रिटायरमेंट के बाद फैसिलिटीज और फंड्स देने के लिए एक चैरिटी के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका नाम होता है फौजी फाउंडेशन। इसको एग्जांपल लेके आगे और पाकिस्तान आर्मी अपने और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, जैसे अस्कारी फाउंडेशन, पाकिस्तान एयरफोर्स का शाहीन फाउंडेशन, पाकिस्तान नेवी का बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज DHA और ऐसी ही कम से कम 100 और फाउंडेशन आज पाकिस्तान में हैं, जो बनती तो चैरिटी के नाम पे हैं, लेकिन फौजी फाउंडेशन का ही एक बैंक भी है जिसका नाम है अस्कर बैंक। अस्कर बैंक और फौजी फाउंडेशन ये दोनों मिला के एक साल का तकरीबन $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इतने रेवेन्यू जनरेशन के बावजूद ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटी के नाम पे चलते हैं ताकि इन पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी ना आए। अब इन सारे आर्मी बिजनेस वेंचर्स का प्रॉफिट आखिर जाता कहाँ है? तो इन सारे वेंचर्स का 50% रेवेन्यू जाता है पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कोर्प कमांडर के रैंक से ऊपर के ऑफिसर्स को, बाकी 30% एम्बेसडर्स और ब्यूरोक्रेट्स को, और आखिरी 20% सरकारी ऑफिसेज में बैठे हुए गवर्नमेंट टॉप ऑफिशियल्स को। और इन सारे सो कॉल्ड चैरिटेबल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट पाकिस्तान की रावलपिंडी में आर्मी जनरल के हेडक्वार्टर से किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर कौन है? तो वो है पाकिस्तान आर्मी की कंपनी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, मतलब कि DHA। और इस DHA के अंडर पूरे पाकिस्तान में 50 अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, एक एक प्रोजेक्ट ही हजारों एकड़ में फैला है। डिफेंस हाउसिंग प्रोजेक्ट इस्लामाबाद तकरीबन 16,000 एकड़ में फैला है, वहीं डिफेंस हाउसिंग प्रोजेक्ट कराची 12,000 एकड़ में। और ये सारी जमीनें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान आर्मी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी, जिसको बाद में आर्मी ने DHA के नाम से सिविलियंस को अच्छी खासी रकम पे बेच दिया। पाकिस्तान की आर्मी स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, फर्नीचर बिजनेस में, कंज्यूमर गुड्स, फार्मा सेक्टर, प्रोसेस्ड मीट बिजनेस, यहाँ तक कि पाकिस्तान के टॉप 5 बैंक्स में आता है अस्कर बैंक, और ये बैंक भी पाकिस्तान आर्मी का बिजनेस वेंचर है। पाकिस्तान के फर्टिलाइजर और सीमेंट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान में विंड और सोलर एनर्जी सेक्टर्स के बिजनेस कौन रन करता है? पाकिस्तान आर्मी। पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का सबसे बड़े इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान आर्मी। यहाँ तक कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जो कभी ठीक से काम ही नहीं कर पाया, उस सुपार्को के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान आर्मी। यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसको हम PSUs बोलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का पावर एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा, नेशनल लॉजिस्टिक सेल NCC, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO और स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशंस SCO, ये सारे PSUs भी पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती है। और इन सभी PSUs का रेवेन्यू भी जोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान की आर्मी के बिजनेस वेंचर्स की रकम $26.5 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। इतने लुक्रेटिव बिजनेसेस को कंट्रोल करने वाली पाकिस्तान आर्मी को अपना रिलेवेंस दिखाने के लिए कुछ तो करते रहना ही पड़ेगा ना। और उस कुछ करने का ही नतीजा होता है कि कभी मुंबई में अटैक तो कभी पुलवामा में, कभी USA में अटैक का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलेगा, तो कभी इंडियन क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम। देखिए, अगर किसी और कंट्री के क्रिमिनल्स को पाकिस्तान अपने यहाँ जगह देगा तो वो कंट्री तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कार्रवाई करेगा ही। और ऐसे में अगर कोई भी पाकिस्तान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अपनी सेफ्टी के लिए लगेगा डर, और तब नॉर्मल पाकिस्तानी आवाम कहाँ देखेगी? तो वो देखेगी पाकिस्तान आर्मी की तरफ, और उस डर का सौदा ही पाकिस्तान आर्मी के रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है। ऐसे में बड़े पाकिस्तानी जनरल्स तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बिजनेस पे ही लात पड़ जाए। जैसे कि 2022 की क्रेडिट स्विस बैंक की एक लीक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल राहुल शरीफ को रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट 100 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड का तोहफा लाहौर की प्राइम लोकेशन पर दे देती है। वहीं पाकिस्तान आर्मी के एक और एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की टैक्स रिपोर्ट पाकिस्तान में लीक हो जाती है, जिसमें पता लगता है कि अपने जॉब टेन्योर में बाजवा और उसके रिलेटिव्स बिलियनियर्स बन गए। 2021 में पेंडोरा पेपर्स में भी काफी बड़े पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के नाम सामने आते हैं, जिनके ऑफशोर फंड्स दुबई इंग्लैंड तक में हैं। अब देखिए, इतने फंड्स कमाने के लिए पाकिस्तान के टॉप आर्मी ऑफिशियल्स को आखिर करना क्या है? तो उनको पैसा बनाने के लिए ना तो कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उनको बस ये करना है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. देखिए, ये मुद्दा दो रिलीजन्स का ना तो पार्टीशन के वक्त था ना ही आज है। अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और आर्मी और मसूद अजहर जैसे लोग भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट जुल्मों को लेकर इतने ही संजीदा होते तो मुस्लिम्स पे तो सबसे ज्यादा जुल्म चाइना के शिनजियांग में हुए हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे प्यारा पार्टनर कंट्री है। और चाइना के अगेंस्ट ना तो मसूद अजहर की जबान निकलती है, ना ही पाकिस्तानी जगलर वेन वाले पाकिस्तानी जनरल्स की। अब ये तो पाकिस्तान की आम पॉपुलेशन को सोचना है कि उनको अपने देश में ये जगलर वेन वाले बिलियनियर्स चाहिए या पाकिस्तान में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और पीस चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।